हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुओं के लिए रामायण और गीता है, मुस्लिमों के लिए कुरान है, सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहिब और क्रिश्चियनों के लिए बाइबिल है। इस भारत देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण भारत देश का संविधान है। संविधान को पढ़ना मेरे हिसाब से हर भारतीयों के लिए जरूरी है। तो उसी तारतम्य में मैं आज आपके सामने संविधान के ऊपर कुछ कहने और संविधान की क्लास लेने के लिए आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि लोगों का इंटरेस्ट या रिस्पांस इस क्लास को मिलेगा तो मैं संविधान के ऊपर आगे और कई क्लास बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा कि संविधान समझने में बहुत मजा आ रहा है तो मैं संविधान की क्लास आगे और बढ़ाऊंगा। संविधान पढ़ना कोई कठिन बात नहीं, संविधान को समझना कोई कठिन बात नहीं। आप देखेंगे धीरे धीरे आप ऐसे तथ्यों से वाकिफ होंगे, सामने आएंगे कि आपको लगेगा कि संविधान कितना अद्भुत चीज है, और खासकर भारत का संविधान तो और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। शायद ऐसा संविधान कहीं ना हो, ये एक लिखित संविधान है। आज इस संविधान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना, और शायद अगर अच्छा लगे तो मैं और आगे क्लास भी लूंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे क्लास लेने के बाद शायद संविधान का ऐसा कोई क्वेश्चन रहे जो आपके मन में बैठा हो, बचे। चाहे कोई पीएससी पढ़ने वाला हो, चाहे यूपीएससी पढ़ने वाला हो, या चाहे कोई किसी क्लास का हो जो संविधान समझना चाहता है, या कोई भी व्यक्ति जो संविधान को जानना चाहता है, वो इस क्लास के बाद संविधान को समझने के लिए योग्य हो जाएगा। संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके संविधान के एक एक शब्दों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ज्यादा लेट और प्रस्तावना बनाने से पहले, भूमिका बनाने के बाद ज्यादा भूमिका नहीं बनाते और संविधान पर आते हैं। तो एक शब्द है संविधान, और एक शब्द है राज व्यवस्था। अक्सर लोग, एक मिनट थोड़ा इसको मैं धार कर लूं। अक्सर लोग इस संविधान और ये राज व्यवस्था दोनों को एक समान समझ लेते हैं, बल्कि दोनों एक चीज नहीं। नाम भी आप देखेंगे इंग्लिश में तो कॉन्स्टिट्यूशन, और एक का नाम है पॉलिटी। दोनों अलग अलग चीज है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के अंतर को ही समझ लेते हैं। एक संविधान और राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम संविधान की बात करते हैं। जैसे जैसे संविधान समझ में आते जाएगा धीरे से हम पहुंचेंगे राज व्यवस्था में, और आज मुख्य रूप से इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं। ये क्या है, तो जो लिखना चाहे वो लिख भी सकता है, और मैं आपको लिख के बताऊं तो जो और ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन उन प्रावधानों का समुच्चय है संविधान
उन प्रावधानों का समुच्चय है जिससे या जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब बोल रहे होंगे कि ये तो एकदम सामान्य सी बात है। जी हाँ, बिल्कुल सामान्य सी बात। क्लास 8 की एनसीईआरटी, बच्चों की एनसीईआरटी है, बच्चों की किताब है, तो उसमें संविधान को ज्यादा कठिन तौर पे डिफाइन नहीं किया है, सीधा लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। संविधान एक नियम पुस्तिका है, साधारण बातों में। लेकिन जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप मान लीजिए आप कहीं बाहर पढ़ने गए हैं और बीच में संविधान दिवस पड़ता है, और संविधान दिवस पढ़ने के बाद लोग ये सोचते हैं कि शर्मा जी का लड़का जो है बाहर पढ़ने गया है, निश्चित रूप से वो बहुत विद्वान होगा, बहुत होशियार होगा, तो क्यों ना संविधान दिवस के दिन उन्हें संविधान को समझने के लिए एक लेक्चर देने के लिए बुलाया जाए। और पता चलता है लोग उनके घर जाते हैं और जाने के बाद बोलते हैं कि बाबू आज संविधान दिवस है, आइए आप संविधान के ऊपर कुछ बोल करके जाइए। पता चल रहा है बाबू को तो संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो तो वहां कुछ और करने गया है, हो सकता है। तो जब वो बोल दे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, तो शायद बात नहीं बनेगी। तो उसे समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे ये समझ में आ जाए कि संविधान है क्या। तो बस आप छोटी सी परिभाषा समझ ले, संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा होगा आपको कि संविधान एक नियम की पुस्तिका ही है, लेकिन उन्हें किसी अलग शब्दों में हमने डिफाइन किया। अब इस परिभाषा को समझने के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं इसमें जिसे समझना जरूरी है, लाइक समुच्चय, सेट। समुच्चय को गणित वाले अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो गणित वाले नहीं है वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि कोई भारी भरकम शब्द नहीं। सेट का मतलब आप समझ सकते हैं एक ग्रुप, एक समूह, समुच्चय। लेकिन हमको ज्यादा होशियार बनने की चाहत है तो हमने समुच्चय प्रयोग किया। तो समुच्चय मतलब ग्रुप। तो उन नियमों का समूह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन। अब ये शासन एक नया वर्ड आया भैया, थोड़ा इसको आगे हम लोग समझते हैं। शासन, इस शासन क्या है? तो शासन को अगर हम एक मोटे तौर पर देखें तो रूल। शासन को और छोटा सा हम समझना चाहें तो लिख सकते हैं जीवन का संचालन। जीवन का संचालन ही शासन है। तो अब कई लोगों के मन में आएगा कि जीवन का संचालन तो हम अपने खुद से करते हैं, तो ये संविधान और शासन की बात कहां से आ गई? बात जम नहीं रही। तो ठीक है भैया, जीवन का संचालन कैसे होता है? अभी जीवन भी दो टाइप के होते हैं भैया, जीवन भी दो होते हैं। पहला सार्वजनिक जीवन, और दूसरा भैया निजी जीवन। सार्वजनिक जीवन क्या? तो पब्लिक लाइफ। तो जो संविधान है हमारे निजी जीवन पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता। उनको ये मतलब नहीं है, संविधान को ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप निजी जीवन में कैसे।
संविधान जो इफेक्ट या इंपैक्ट डालता है वो आपके पब्लिक लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, सामाजिक जीवन पे, सार्वजनिक जीवन पे, सार्वजनिक जीवन पर संविधान इंपैक्ट डालता है। अब आप बोलेंगे कि सार्वजनिक जीवन में क्यों डालता है भैया, निजी जीवन क्या होता है और सार्वजनिक जीवन क्या होता है? तो जो निजी जीवन है, आप मान लीजिए सफेद कलर का कपड़ा पहने, तो संविधान आपको नहीं बोलेगा कि आप ऑरेंज कलर का पहनिए या ग्रीन कलर का पहनिए या आप भगवा पहनिए या आप हरा पहनिए। वो आपकी इच्छा है कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, ये आपका निजी जीवन है, ये निजी जीवन हुआ। आपको मान लीजिए पनीर चिल्ली खाने का मन है, खा लीजिए, आपको संविधान इस पर रोक टोक नहीं लगाता। लेकिन जब बात आती है सार्वजनिक जीवन की, तो निश्चित रूप से संविधान आप पर रोक लगाता है। मान लीजिए आप ऐसे कपड़े पहन करके जा रहे हैं जिससे समाज के लोगों को दिक्कत है, आपके कुछ ऐसे कपड़े पहनने से अव्यवहारिक तौर पर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर संविधान हस्तक्षेप करता है। ऐसे कुछ चीजों पर संविधान हस्तक्षेप करता है जिससे किसी मौलिक कर्तव्यों या किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता, तो उस पर आपको बिल्कुल संविधान रोक टोक लगाएगा। अब भैया आप ये समझ रहे हैं कि कुछ चीज ऐसी होती है कि हम ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं समाज में जाकर के जिससे लोगों के सार्वजनिक जीवन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो आपका निजी जीवन है। लेकिन आप कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लोग अपने मार्ग से विचलित होते हैं, तो ये सार्वजनिक जीवन। तो आपके निजी जीवन पर संविधान जो है कोई इंपैक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर बात आती है सार्वजनिक जीवन की, तो सार्वजनिक जीवन पर संविधान का हस्तक्षेप होता है। तो जब सार्वजनिक जीवन का संचालन ही संविधान का एक उद्देश्य है। अब आप थोड़ा थोड़ा टच कर पा रहे होंगे कि संविधान क्या है, फिर से हम आते हैं इस पर। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन का मतलब है जीवन का संचालन, और जीवन का संचालन का मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन चलाया जाता है। ठीक है भैया, अब देखिए सार्वजनिक जीवन में क्या क्या बातें आएंगी, ये देखते हैं थोड़ा सा। सार्वजनिक जीवन में मुख्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। राजनीतिक जीवन का मतलब भैया है कि आपके देश में किसका शासन होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद आदि के बारे में जो जानकारी देता है वो सार्वजनिक जीवन के आधार पर शासन संविधान देता है। आर्थिक जीवन कि देश की उन्नति कैसे होगी, देश में टैक्स कैसे लगेंगे, लोग देश का शासन चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है वो कहां से आएंगे, ये सब आर्थिक जीवन। सामाजिक जीवन समानता का अधिकार सबको प्राप्त हो, कोई यहां छोटा बड़ा ना हो, अस्पृश्यता का अंत हो, इसका ध्यान हमारे संविधान को रखना पड़ता है। स्वास्थ्य शिक्षा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, स्वास्थ्य और शिक्षा का भी ध्यान हमारा संविधान रखता है। किसी के साथ भेदभाव ना हो इसका ध्यान हमारा संविधान रखता है। तो संविधान सार्वजनिक जीवन के संचालन का एक तरीका है। तो यदि कोई आपसे पूछे भैया संविधान क्या है, तो आप कहेंगे कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब पे जिसका हाथ है वो है संविधान। अब बात आती है संविधान के मुख्य तत्व क्या है, संविधान को हम समझेंगे कैसे। तो संविधान के मुख्य तत्वों को समझने के लिए एक छोटा सा नोट देखते हैं हम लोग।
मुख्य तत्व। पहला हम लिख सकते हैं, संविधान जो है वो देश की सर्वोच्च विधि है। दूसरा हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो देश की मूल विधि है। तीसरी बात ये कह सकते हैं, संविधान शक्ति का मानचित्र है। ये तीन बातों को समझते हैं। संविधान किस तौर पर समझा हमने? सार्वजनिक जीवन का संचालन ही संविधान। अब संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, इससे ऊपर इस देश में कुछ नहीं है, इससे ऊपर इस देश में कुछ नहीं। मैं कुछ बात याद कर पा रहा हूं, जब कोई आपसे पूछे कि आपके लिए रामायण ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान, तो आपको देर नहीं लगनी चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है। रामायण है, हिंदुओं के लिए रामायण है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो कुरान हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए हो गया, और बाइबिल क्रिश्चियनों के लिए हो गया। लेकिन जो देश का संविधान है वो तो सबके लिए समान है ना, इसलिए देश की सर्वोच्च विधि जो है वो संविधान, सबसे ऊंची विधि। अंत में चाहे हमारे देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी हैं, उसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। हो सकता है कि रामचरितमानस, रामायण या कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबिल में कुछ ऐसे तथ्य हो या कुछ ऐसे विचार हो जो किसी और धर्म के लिए उपयुक्त ना हो, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में जब आप आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। तब आपको समझ में आएगा कि यह देश की सर्वोच्च विधि कैसे है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। जितने नियम चलेंगे, जितने कानून, जितने शासन सब चलेंगे, सब संविधान से चलेंगे। इसके लिए कोई और अलग से कोई न्याय पुस्तिका, नियमावली ऐसा कुछ नहीं आएगा, जो है सब संविधान। दूसरा है, संविधान एक देश की मूल विधि है। मूल मतलब सबके जड़ में है। अब जड़ में कैसे है भैया? मान लीजिए कि कोई एक चोर चोरी करके भाग गया और पुलिस उसको पकड़ लिया। अब पुलिस के हाथ में यह है कि उसे सजा दे या नहीं। सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं। अब सजा देने का अधिकार किसको है? तो सजा देने का अधिकार कानून को है। अब लेकिन आप बोलेंगे कि कानून में तो आईपीसीसी आदि होती है, ये संविधान कहां से आया? लेकिन वो संविधान से जुड़ी हुई बातों को, आर्टिकल से जुड़ी हुई बातें हैं, जो संविधान से जुड़ी हुई बातों को ही आईपीसीसी में रखा गया। किसी भी तरीके से आप जाए, अंत यदि मूल देखा जाए, जड़ यदि देखा जाए, तो संविधान है। राष्ट्रपति की शक्ति, जजों की शक्ति, निर्णायकों की शक्ति, जो हमारे भारत देश में निर्णायक जज है, उन सब की शक्ति का यदि कहीं पस उल्लेख है तो वो है संविधान। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का यदि मूल देखा जाए, जड़ देखा जाए, तो वो है संविधान। ये संविधान के तत्व हुए। तीसरा लाइन लिखा है कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। जैसे आप देखेंगे कि भारत का नक्शा यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुजरात कितने सीमांकन में है, छत्तीसगढ़ कितने सीमांकन में है, मध्य प्रदेश, दिल्ली या और जितने भी राज्य हैं उनका जो सीमांकन है वो कितना है, कितनी उनकी सीमा है, किस अधिकार क्षेत्र के बाहर उनका काम नहीं हो सकता, वो उतने में ही राज्य कहलाएंगे। किसी गांव का सरपंच किस हिस्से तक अपना हिस्सा मान सकता है, कौन सा गांव किस हिस्से तक रहता है, ये सब
भारत का मानचित्र करेगा या मानचित्र करेगा जिसके जो सीमांकन करेगा। वैसे ही शक्तियों का मानचित्र कि किसको कहां तक की शक्तियां प्राप्त है, ये यदि देखना है तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको संविधान में आना पड़ेगा। संविधान शक्ति का मानचित्र है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या विधायी शक्तियां होगी, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विशेष शक्तियां होंगी, ये सब यदि कोई डिसाइड करेगा तो वो है संविधान। प्रधानमंत्री किस स्तर तक कार्य कर सकेंगे, उनकी शक्तियां क्या होगी, राज्यपाल के पास क्या शक्तियां होंगी, सांसद के पास, विधायक के पास, ये सब जो भी शक्तियों का निर्धारण है वो हमारा संविधान करता है। तो संविधान की एक मूल विशेषता है कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को यह चीज क्लियर हो गई होगी कि संविधान क्या है। संविधान का एक मैप आपके दिमाग में बन गया होगा। संविधान को पढ़ने के बाद एक छोटा सा शब्द आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। संविधानवाद भिन्न है या संविधान से रिलेटेड कुछ चीज है, ये समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसको सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लें, देखते हैं क्या क्या है। संविधान को यदि आपसे कोई पूछे तो आप बिना सोचे समझे बोल दीजिए कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। हर देश का अलग अलग। दूसरी बात, अब आपको पता चलना चाहिए कि शासन क्या है, तो शासन भैया जीवन का संचालन है, ये आगे हमने लिखा। शासन का मतलब है जीवन का संचालन। जीवन कैसा, तो सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन। निजी जीवन पर संविधान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सार्वजनिक जीवन पर संविधान का हस्तक्षेप है, क्योंकि लोगों को समस्या ना हो। सार्वजनिक जीवन क्या है भैया, तो सार्वजनिक जीवन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य और शिक्षा है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हेल्थ एंड एजुकेशन, इस पर संविधान का अधिकार है। ये सार्वजनिक जीवन है। इन सबको चलाने के लिए जो प्रावधान, जो नियम बनाए गए हैं, उसका समूह ही संविधान। अब हम लोग जब ये चीज समझ जाएंगे तो हम देखेंगे कि संविधान की विशेषता क्या है, संविधान का तत्व क्या है। तो संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। देश में सबसे ऊपर यदि कोई चीज है तो वो है संविधान। संविधान देश की मूल विधि है। सब चीज के जड़ में यदि कुछ है तो वो है संविधान। संविधान शक्ति का मानचित्र है। जिस प्रकार भारत के नक्शे में सीमांकन तय होता है, उसी प्रकार ये देश में किनको क्या अधिकार प्राप्त होगा, इसका सीमांकन संविधान में। ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है संविधानवाद। भैया मेरे स्पेलिंग में गलती हो सकती है, देख लेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान, ठीक है। संविधानवाद, संविधान अलग चीज है और संविधानवाद अलग चीज है, बात जमी नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। संविधानवाद को समझना है तो एक शब्द में हम समझ सकते हैं कि मनमाने शासन का अभाव। और अगर इसको डिफाइन करना है तो ये कह सकते हैं सीमित शासन। एक शब्द में
संविधानवाद को समझना है तो हम बस लिख सकते हैं कि मनमाने शासन का अभाव या सीमित शासन। क्या, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या कोई और कितने भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वे एक दायरे पर बन करके ही काम कर सकते हैं। मनमाना शासन नहीं चला सकते, डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता, यह संविधान कहता है। सीमित शासन होगा, नियमों से बंधा हुआ शासन होगा, यह संविधानवाद कहता है। दूसरी बात क्या कहते हैं, संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो बात लिखी गई है उसके आधार पर ही सरकार चलेगी। ठीक है, लोकतंत्रात्मकता होनी चाहिए। अब ये जो एक नया वर्ड आया लोकतंत्रात्मकता, इसको हम जब संविधान के प्रस्तावना को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ये लोकतंत्रात्मकता क्या है। बस आप अभी ये समझ लीजिए कि इस संविधान में यदि कोई हेड है, यदि कोई मुख्य है, तो देश के नेता और ब्यूरोक्रेसी आदि कुछ भी नहीं है। सबसे हेड है लोग हैं, जीवन के जो हमारे पब्लिक लोग हैं, पूरे संसार के जो एक एक व्यक्ति इस संविधान का मूल है। यह लोकतंत्रात्मकता है, संविधानवाद। उसके बाद शक्तियों का पृथक्करण भी संविधानवाद है। अगला ये लिख लेते हैं, न्यायालय पर नियंत्रण। न्यायालय पर नियंत्रण भी संविधान रखता है। न्यायालय कुछ भी निर्णय नहीं दे सकता, संविधान के आधार पर तथ्यों को देखते हुए देगा। चौथा और ये पांचवा हम लिख सकते हैं, शक्तियों का पृथक्करण। ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने संविधान के विशेषताओं को समझा कि शक्तियों का मानचित्र, वैसा ही कुछ। मनमाने शासन का अभाव, सीमित शासन, संविधानवाद की विशेषता। संविधान के अनुसार शासन, संविधान में जो बातें लिखी है उसके आधार पर ही सरकार चलाएगी बातों को, नियमों को। लोकतंत्रात्मकता, लोग ही, इस जनता ही संविधान का मूल है। न्यायपालिका पर नियंत्रण या न्यायालय पर नियंत्रण, न्यायालय भी कुछ भी निर्णय नहीं दे सकता। संविधान जो निश्चित करके रखा है, लोगों की समानता को ध्यान में रख करके रखा है, उसके आधार पर ही सरकार निर्णय या न्यायालय निर्णय देगा। शक्तियों का पृथक्करण, एक सरपंच की क्या शक्ति होनी चाहिए, एक विधायक की क्या शक्ति होनी चाहिए, एक सांसद की क्या शक्ति होनी चाहिए, एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री, एक राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, सबकी शक्तियों का यदि पृथक्करण अलग अलग कोई किया है, शक्तियों को कोई बांटा है, तो वो है संविधानवाद। संविधानवाद एक भावना है, समझ सकते हैं। किसके मनमाने शासन का अभाव, किसके आधार पर शासन चलाया जाए, यह है संविधानवाद। अब संविधान को हम समझ लिए कि एक समुच्चय है। अभी मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, कल इसका जवाब यदि कोई मुझे ये कमेंट कर दे या जैसा भी आप लोग को उचित लगे, तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या है। एक सवाल, एक चीज है संविधान और एक चीज है संविधानवाद। मनमाने शासन का अभाव संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो एक प्रावधानों का समुच्चय है। मतलब आप एक समझ ले कि एक रूल बुक है और रूल बुक में क्या चीज है, वो संविधानवाद है। ये दो शब्द। अभी आपके लिए मैं एक सामने एक सवाल रखूंगा, एक सवाल रखता हूं, ये आप लोग का होमवर्क कह लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन,
प्रश्न है कथन पहला कथन यह है, जहां संविधान है वहां संविधान वाद भी होगा। दूसरा कथन है, जहां संविधान है नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। ये आप लोग का सवाल है। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन ए पहला सही व दूसरा गलत, ऑप्शन बी दूसरा सही व पहला गलत, ऑप्शन सी दोनों सही और ऑप्शन डी दोनों गलत। और हो सके तो रीजन भी बताएं। ये आप लोग का सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोग को देना है। समझिए, देखिए, जहां संविधान है, जहां संविधान मतलब एक रूल बुक है, वहां संविधानवाद भी होगा, मतलब सीमित शासन होगा। पहला कथन ये कहता है। दूसरा कथन देखिए, जहां संविधान नहीं है, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लिखित संविधान नहीं है, जहां संविधान नहीं मतलब जहां रूल बुक नहीं है, वहां संविधानवाद भी नहीं होगा, मतलब वहां सीमित शासन भी नहीं होगा। ये आपके लिए एक प्रश्न है, या पहला सही है या दूसरा गलत है, पहला सही व दूसरा गलत। दूसरा ऑप्शन है दूसरा सही है लेकिन पहला गलत। तीसरा प्रश्न ऑप्शन है दोनों सही है, ये दोनों सही है। चौथा है कि दोनों गलत, दोनों गलत। ये आपके लिए प्रश्न है। उससे अब हम फिर से एक बार आते हैं संविधानवाद में। यह है संविधानवाद। अब आपको कोई बोल दे, प्रश्न में जनरली क्वेश्चन आ जाए, संविधानवाद है, संविधानवाद है। ऑप्शन ए मनमाने शासन का अभाव, ऑप्शन बी संविधान के अनुसार शासन, ऑप्शन सी लोकतंत्रात्मकता, ऑप्शन डी न्यायालय पर नियंत्रण। तो आप क्या लिखेंगे? ये चार ऑप्शन है आपके पास। इसको मैं कर देता हूं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये चार ऑप्शन है और आपसे बोल दिया जाए संविधानवाद है, तो आप क्या बोलेंगे? मनमाने शासन का अभाव या सीमित शासन, संविधान के अनुसार शासन, लोकतंत्रात्मकता, न्यायालय पर नियंत्रण। तो बहुत लोग मेरे हिसाब से बोलेंगे कि संविधान के अनुसार शासन, बहुत लोग बोलेंगे लोकतंत्रात्मकता, न्यायालय पर नियंत्रण ये बहुत कम लोग बोलेंगे, और बस यहां तक होगा। कोई कुछ लोग कहेंगे मनमाने शासन का भाव। लेकिन आंसर इसका 100% लोग संविधान के अनुसार शासन लिखेंगे। लेकिन कौन सबसे ज्यादा बेटर है यदि देखना है तो निश्चित रूप से आप लिखेंगे कि सीमित शासन ही संविधानवाद है। सीमित शासन के अंदर सब कुछ आ जाता है, संविधान के अनुसार शासन भी आ जाता है, लोकतंत्रात्मकता भी आ जाती है, न्यायालयों पर नियंत्रण भी आता है, शक्तियों का पृथक्करण भी आ जाता है। यह हो गया संविधानवाद। आपके लिए जो प्रश्न है उसको आप बनाएंगे आगे, थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं। अगला, आपने संविधान समझा, अब आप राज व्यवस्था की बात आती है। राज व्यवस्था, पॉलिटी,
ये क्या है? संविधान से थोड़ा अलग चीज है। एक लाइन में यदि कहना चाहें तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का अनुप्रयोग, संविधान का अनुप्रयोग। संविधान का अनुप्रयोग ही राज व्यवस्था। राज व्यवस्था की क्लास हम कल ले लेंगे। अगर लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों का रिस्पांस आया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संविधान बहुत अच्छा विषय है। संविधान जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी अच्छी चीज हमसे छूट कैसे रही थी। और आप सोच रहे होंगे संविधान तो शुरू हो गया, लेकिन संविधान में ये बात समझ में नहीं आई, आर्टिकल क्या, क्लॉज क्या, सब क्लॉज क्या, चैप्टर क्या, पार्ट क्या। ये धीरे धीरे आपके समझ में सब कुछ बैठ जाएगा। आगे की क्लास राज व्यवस्था और राज व्यवस्था से जुड़ने के बाद हम संविधान के उन्हीं तथ्यों को समझेंगे, लाइक दैट चैप्टर, पार्ट चैप्टर, आर्टिकल, क्लॉज, सब समझेंगे, लाइन से समझेंगे। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स आया तो अच्छे से आगे क्लास बढ़ेगी। राज व्यवस्था हम पढ़ेंगे कल, देखते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।